हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल मई 2025 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। आप ये वीडियो सेशन देखने से पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, जिसमें हमने अभी तक सप्लाई ऑफ जीएसटी के रिलेटेड, रिवर्स चार्ज के रिलेटेड, एग्जेम्पशंस के रिलेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड एंड पिछले पार्ट में टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिलेटेड अपडेट्स, अमेंडमेंट्स एंड सर्कुलर्स जो एप्लीकेबल हो रहे हैं May 25 एग्जाम्स के लिए वो कवर कर लिए थे। हम इस सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप जानते हैं इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे ज्यादा डिस्कस इसी चैप्टर को किया जाता है और एग्जाम में भी जो हमारा क्वेश्चन 1 आता है उसमें आईटीसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब आप नेट मिनिमम जीएसटी पेएबल निकाल रहे होते हैं। इसीलिए ये अमेंडमेंट्स आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आईटीसी में थोड़े से ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं, इसीलिए इस सेशन में हम सारे आईटीसी के रिलेटेड अमेंडमेंट्स और सर्कुलर्स को प्रॉपर्ली कवर करेंगे। इसके बाद तो हमारे फिर सब छोटे छोटे अमेंडमेंट्स बच जाएंगे अक्रॉस चैप्टर्स, फिर हमारा कोई इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है विच आर रेलेवेंट अमेंडमेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बिना वक्त बर्बाद किए कंटिन्यू करते हैं विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारा 7th चैप्टर है। हमारे इस डिस्कशन में आईटीसी में आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला डिस्कशन हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के रिलेटेड ले रहे हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आईटीसी अवेल, आईटीसी बुक करने की एक लास्ट डेट होती है। अगर वो लास्ट डेट निकल गई तो आप आईटीसी बुक या अवेल नहीं कर पाएंगे। ये टाइम लिमिट कुछ सालों पहले अमेंड की गई थी, यानी 2021 के पहले ये टाइम लिमिट अलग थी और उसके बाद ये टाइम लिमिट अपडेट कर दी गई थी। आपने ये टाइम लिमिट क्या पढ़ी हुई है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है या जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डेबिट नोट है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू हुआ या जिस भी फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट इशू हुआ, चाहे वो इनवॉइस फिर किसी भी साल का हो, उस फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर का 30th of November और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, आपका लास्ट डेट टू बुक आईटीसी होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पे तो कोई टाइम लिमिट होती ही नहीं है। हम जानते हैं क्रेडिट अमर होता है, इमॉर्टल होता है एंड देयर बाय बुक करने के लिए आपको ये टाइम लिमिट ध्यान में रखनी होती है। ये मैंने आपको 16 सबसेक्शन 4 रिवाइज कराया, जो आप जानते हैं रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी in respect of an invoice or debit note for supply of goods services after the 30th day of November following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। तो अगर एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के बाद फर्निश किया होगा तो लास्ट डेट 30 नवंबर होगी, और अगर एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के पहले फर्निश कर दिया होगा तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न आपका डेट हो जाएगा विच इज द लास्ट डेट टू बुक योर आईटीसी। ये अपडेट नहीं बताया मैंने आपको, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि इसके रिलेटेड एक सर्कुलर आया, एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन आया है जो आपके लिए काफी जरूरी है। क्लेरिफिकेशन आया उन सिचुएशंस में कि जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है मतलब द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जब जीएसटी पे करना होता है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है मतलब 9 सबसेक्शन 3 का भी केस हो सकता है, 9 सबसेक्शन 4 का भी केस हो सकता है। 9 सबसेक्शन 4 में तो हमेशा ही सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, वो रियल एस्टेट वाले ट्रांजैक्शंस, और 9 सबसेक्शन 3 में हो सकता है सप्लायर रजिस्टर्ड हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आप ये बात जानते हैं, आप इनवॉइस चैप्टर में पढ़ते हैं 31(3)(f), 31(3)(g, और इसमें आप ऐसा पढ़ते हैं कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसी सिचुएशन में इनवॉइस रेसिपिएंट को ही बनाना होता है, उस पे जीएसटी पे करना होता है, और पे करने के बाद उसी का वो आईटीसी बुक कर सकता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन। जब आरसीएम लगता है तो आईटीसी आपको पे विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही करना होता है, दैट इज थ्रू बैंक करना होता है, चालान से पे करना पड़ता है और फिर उसी अमाउंट का आप आईटीसी ले सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो इस डिस्कशन को जो मैंने आपको रिवाइज कराया, इसके रिलेटेड एक सर्कुलर आया। सर्कुलर क्या आया, दिक्कत क्या हो रही थी समझना, प्रॉब्लम समझना। समझो साल 2023-24 है, साल 2023-24 में एक ट्रांजैक्शन हुआ, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज में वो कवर्ड है। तो रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है साल 2023-24 में उसका इनवॉइस बनाना और इनवॉइस बना के उसकी जीएसटी लायबिलिटी रिलीज करना। बट समझो रेसिपिएंट से ये छूट गया, मिस हो गया, नहीं भरा उसने जीएसटी,
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो इनवॉइस बनाना था और इनवॉइस बना के जो जीएसटी पे करना था और फ्री ट्रेड लेना था वो छूट गया साल 2023-24 में। कुछ साल बीत गए, समझो साल 2025-26 आ गया, फॉर एग्जांपल साल 2025-26 आ गया और किसी ऑडिट में, किसी स्क्रूटनी में पता चला कि अरे इस पे तो रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना था, मेरे से मिस हो गया। हो सकता है डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी हो सकता है सेल्फ एनालिसिस हो, इंटरनल ऑडिट हो, ऐसी कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से पता चला हो, कोई भी कारण हो सकता है। बट आपको पता चला साल 2025-26 में कि 23-24 में एक इनवॉइस बना के जीएसटी भरना था, वो तो रह गया। अब आपको अगर पता चल गया तो भरना तो पड़ेगा ना, रह गया ऐसा थोड़ी होता है, नहीं तो ब्याज चलता रहेगा आपका। तो देर भाई आपने 25-26 में अपनी गलती सुधारी, इनवॉइस बनाया और इनवॉइस बना के उस पर जीएसटी पे कर दिया। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट लगेगा, ऑफ कोर्स पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो तो लगेगा ही। जो सेक्शन 122 की पेनल्टी होती है वो लग सकती है आप पे, इंटरेस्ट तो लगी जाएगा जो सेक्शन 50 के तहत कैलकुलेट किया जाएगा, वो तो रहेगा ही। पर सवाल क्या उठा, सवाल ये उठा कि सर जब इनवॉइस मैंने 25-26 में बनाया तो अब मैं उसे जीएसटी पे करने के बाद आईटीसी भी तो लेना चाहूंगा। पर आईटीसी लेते वक्त दिक्कत ये हो रही थी कि डिपार्टमेंट का ये व्यू पॉइंट था कि आपका ये था तो इनवॉइस साल 2023-24 का ना, तो 23-24 की जो लास्ट डेट थी वो समझो 30 नवंबर 2024 थी, तो वो तो जा चुकी है, वो तो जा चुकी है। तो अब आपने इनवॉइस 25-26 में बनाया तो 25-26 में भले आपने इनवॉइस बना के जीएसटी लायबिलिटी पे की होगी, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे क्योंकि आईटीसी की तो आपकी डेट कब की जा चुकी है, जो जस्टिफाइड नहीं था। एंड देयर बाय गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया कि अगर इनवॉइस 25-26 में बना है ना, इनवॉइस 25-26 में बना है तो द डेट टू बुक आईटीसी 25-26 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखी जाएगी। इसका मतलब आपके पास 30 नवंबर 2026 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप उस इनवॉइस के ऊपर जो जीएसटी भरेंगे आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। ये क्लैरिफाई किया गया है सर्कुलर के अंदर। तो मैं क्विकली रीड कर लेता हूं। इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर where tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism and where invoice is to be issued by the recipient in accordance with 31(3)(f), the relevant financial year for calculation of time limit under the provisions of 16(4) will be the financial year in which the invoice has been issued। भले लेट इशू किया उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू करेगा उसी फाइनेंशियल ईयर से आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट की जाएगी अंडर सेक्शन 31(3)(f) सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली जीएसटी भरोगे ही नहीं तो थोड़ी क्रेडिट मिलेगा आपको। On the said supply by the recipient in fulfillment of other condition, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। और वो जितनी भी बातें आप पढ़ते हैं ना, वो 11-12 पॉइंट्स, वो सारे के सारे सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेक्शन 16 और 17 के ब्लॉक नहीं होना चाहिए तो ही मिलेगा। इन केस द रेसिपिएंट इश्यूज इनवॉइस आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई एंड पेज टैक्स अकॉर्डिंगली, he will be required to pay interest। Further, in case of delayed issuance of invoice, he may also be liable to penal action under section 122। ये खाली क्लियर किया कि सर वो तो लगेगा ही ना, इंटरेस्ट जो है वो तो लगेगा ही, और पीनल एक्शन अगर लिया गया तो लगेगा वो भी, क्योंकि पीनल एक्शन तो अगर आपको शो कॉज आएगा तो ही लगाया जाएगा, क्योंकि इनवॉइस इशू ना करना, लेट इशू करना भी तो एक वन ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, तो वहां पर भी आपको पीनल एक्शन तो लगाया जाएगा। ऑब्वियसली उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट और पेनल्टी का कोई क्रेडिट थोड़ी मिलता है, खाली जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो भी तो पेड होना चाहिए। ये खाली इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया। ये आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, और 16 सबसेक्शन 4 में एक्सेप्शन आप पहले से जानते हैं, दिस इज नॉट न्यू, ये तो खाली आपके लिए 16(4) रिप्रोड्यूस किया हुआ है कि जब रीअवेल करते हैं क्रेडिट, पहले कभी लिया था टाइम पे, फिर बाद में वो रिवर्स हो गया था, रिवर्स हो जाने के बाद आपने वापस कंडीशन फुलफिल कर दी, तो जब आप रीअवेल करते हैं जैसे वो 180 डेज वाले प्रोविजन में, तो उस केस में रीअवेलमेंट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। यू नो दैट, दिस इज नॉट न्यू। आपके लिए न्यू क्या था सर? ये सर्कुलर था 16 सबसेक्शन 4। देन 16 सबसेक्शन 4 के बाद है ना दो नए सबसेक्शन ऐड हुए, 16 सबसेक्शन 5 एंड 16 सबसेक्शन 6। दो नए सबसेक्शन ही ऐड हो गए हैं। मतलब अभी तक आप 16 के अंदर 16 1 2 3 4 पढ़ते थे, 1 में कंडीशन है, 2 में कंडीशन है, 3 में कंडीशन है और 4 में टाइम लिमिट है। कंडीशन कितने टाइम लिमिट तक ही आप बुक कर सकते हैं। अब 16 5 भी आ गया है और 16 6 भी आ गया है। 16 5 मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, बट आई डोंट थिंक ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। रीजन बीइंग ये हो गया, पास्ट के लिए क्लैरिफाई किया है। 16 सबसेक्शन 5 में क्या बोला इन्होंने, मैंने आपको बताया ना स्टार्ट करते वक्त ये डिस्कशन कि पहले टाइम लिमिट अलग होती थी। पहले टाइम लिमिट क्या हुआ करती थी, साल 2017 18 18 19 20 21 इन सालों में जो टाइम लिमिट हुआ करती थी टू बुक क्रेडिट, वो होती थी अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये पहले हुआ करता था। बाद में उसे क्या कर दिया गया, 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सवाल क्या उठा कि सर अगर किसी ने साल 2017 18 18 19 19 20 इन सालों का क्रेडिट
जो डेट थी पुराने लॉ के हिसाब से उस डेट तक नहीं लिया था, पर नए लॉ के हिसाब से जो नई डेट आ गई उस डेट तक ले लिया था। तो फॉर एग्जांपल साल 2019-20 है, तो 19-20 के लिए आपकी जो टाइम लिमिट ओल्ड लॉ के हिसाब से थी, उस समय के हिसाब से थी, वो 20th of October 2020 थी। समझो 19-20 की 20th of October 2020, और आपने 20th of October 2020 तक तो नहीं लिया, लेकिन आपने 30th of November 2020 तक ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको क्रेडिट मिल जाएगा? क्योंकि लॉ अमेंड हो गया, तो सरकार ने 16(5) बनाया और 16(5) बना के यही कहा कि हाँ, सब सेक्शन 4 को हम ओवरराइड करते हैं और ऐसा कहते हैं कि साल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए अगर उस पर्सन ने कोई रिटर्न सेक्शन 39 का GSTR 3B फाइल करके 30th day of November 2021 तक भी ITC ले लिया होगा ना, तो चलेगा। ले लिया होगा तो अभी आप बोलो अब मैं लेना चाहता हूं, अब नहीं, ले लिया होगा तो तब। तो सर अगर उस समय किसी ने नहीं लिया तो अब नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। किसी ने उस समय ले लिया होगा और 30th डे तक भी लिया होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पास्ट डेटेड ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। 16 सबसेक्शन 6 ये मैं कह सकता हूं मेरा दूसरा अपडेट है, जरूरी अपडेट है और काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये जरूरी था। 16 सबसेक्शन 6 इज एन एक्सेप्शन टू 16 सबसेक्शन 4। यानी आप इसे इस तरीके से देखो, ये जो आप पहला एक्सेप्शन पढ़ते थे, ये फर्स्ट एक्सेप्शन होता था आपका, जो आप पहले से जानते थे। ये सेकंड एक्सेप्शन क्रिएट हो गया जो भी हमने डिस्कस किया, और ये अब हम थर्ड एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एक्सेप्शन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। इसका मतलब 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टाइम लिमिट दी है, अगर वो टाइम लिमिट के बियॉन्ड भी आप क्रेडिट लेना चाहो तो ऐसी सिचुएशंस में ले सकते हो जो हम 16 सबसेक्शन 6 के अंदर कवर करेंगे। तो 16 सबसेक्शन 6 केयरफुली सुनना क्या हुआ, पहले आपको लॉजिक समझा देता हूं, फिर आप अंदर कंटेंट रीड कर सकते हो। साल 2023-24 है, साल 2023-24 है, मैं क्रेडिट कब तक बुक कर सकता हूं? 30 नवंबर 2024 तक, साल 2023-24 का। अज्यूमिंग दैट कि मेरी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बाद में है, तो मैं 30th of November 2024 तक क्रेडिट बुक कर सकता हूं। अब हुआ क्या, 30th November 2024 आती है, उसके पहले 30th November 2024 आती है, उसके पहले समझो प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अगस्त, समझो अगस्त में, अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। सेक्शन नंबर 29 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 29 के तहत। यू नो द रीजंस, उनमें से कोई रीजन हिट हुआ होगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन तो मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन आपने सेक्शन 30 पढ़ा होता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के बाद आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रिवोकेशन की अगर अगेन सारी बातें सेटिस्फाई हो गई, टाइमली अप्लाई किया होगा आपने, डिफॉल्ट्स को ठीक कर दिया होगा, ये सारी बातें की आपने अगर, तो उस केस में आपका कैंसल रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया जाएगा, इट विल बी रिवोक्ड, उसे रिवोक कर दिया जाएगा। और आप ये जानते हैं रिवोक करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारे रिटर्न्स वगैरह जो आपके पेंडिंग थे वो सारे भरने होते हैं। रिवोक हो जाने के 30 डेज के अंदर अंदर ये सारे कंप्लायंसेस आपको करने होते हैं, जो भी आपके रिटर्न्स रह गए होंगे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। तो प्रॉब्लम क्या हुई आप समझना, मैंने आपको टाइमलाइन के हिसाब से जो बताया, अगर आप उसके अंदर डेट से इमेजिन कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है आपका, इसकी आपकी ड्यू डेट 30th of November 2024 है। मैं इजी रख रहा हूं, आई एम इग्नोरिंग द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, अज्यूमिंग कि वो बाद में ही होगा। और यहां 25 अगस्त 2024 को कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, और ये रिवोक हुआ समझो 5 जनवरी 2025 को, इस दिन रिवोक हुआ। तो इतने टाइम तक तो आपको रिटर्न वगैरह फाइल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया। तो देर भाई आप इस साल के रिलेटेड कुछ क्रेडिट लेना चाहते थे, जो आप इस दिन 25 अगस्त 2024 को एलिजिबल थे लेने के, और ले कब तक सकते थे? 30/11/2024 तक। बट क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन यहां कैंसिल कर दिया गया, आप वो क्रेडिट ले ही नहीं पाए। तो अब आपका सवाल क्या उठा कि सर जब जिस दिन रिवोक किया गया तो अब मैं लेना चाहता हूं, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, अब कैसे ले सकते हो, आपका तो ड्यू डेट जा चुका है। पर आप क्या कहोगे, अरे पर वो ड्यू डेट पे तो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन तुम्ही ने तो कैंसिल कर दिया था, जो अब रिवोक कर दिया है तो मुझे वो क्रेडिट तो दे दो। तो पहले कोई प्रोविजन नहीं था, और अब 16 सबसेक्शन 6 एक्सेप्शन डाल के बोल दिया कि चलो ठीक है हम क्रेडिट दे देंगे। तो हमने पूछा कि कब तक ले सकते हैं, तो लॉ में डाला गया 16 सबसेक्शन 6 में कि ये जिस भी दिन रिवोक हुआ होगा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई क्रेडिट लेना चाहें, जिसके लिए आप 25 अगस्त 2024 को एलिजिबल थे पर ले नहीं पाए क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आप ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब लॉ के अंदर बोल दिया कि जो आपकी ओरिजिनल डेट थी वो यानी 30th of November 2024 और योर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर वो, या फिर
रिवोकेशन जिस भी दिन हुआ वहां से 30 डेज, इन दोनों में से जो विच एवर इज लेटर होगा वो आपकी लास्ट डेट होगी जब तक आप आईटीसी बुक कर सकते हैं। अगर आपकी ये स्थिति क्रिएट हुई होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया और फिर उसे रिवोक किया गया। मैं रीड करता हूं, आपको फिर से चीजें समझ में आ जाएगी। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 एंड सब्सिक्वेंटली द कैंसलेशन इज रिवोक्ड बाय एनी ऑर्डर इधर अंडर सेक्शन 30 या फिर कोई एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया या एपेलेट ट्रिब्यूनल का आया या कोर्ट का आया, एंड वेयर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी in respect of an invoice was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation, जिस दिन कैंसलेशन हुआ उस दिन आप ले सकते थे, बट अब क्योंकि कैंसलेशन हो गया आप ले नहीं पाए, the said person shall be entitled to take ITC in respect of such invoice or debit note in a return under section 39। जब GSTR 3B फाइल करो तब ले लेना। कब तक? up to 30th day of November following the financial year or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। मतलब पहली डेट तो 16/4 वाली है, पहले तो वही निकालो ना, क्योंकि ओरिजिनल डेट ही अगर आपके पास थी उसी के पहले रिवोकेशन हो गया तो फिर वो डेट भी तो आपके लिए रेलेवेंट हो गई ना। दूसरी डेट क्या बताई? फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन एज द केस में बी टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन वेयर सच रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर। तो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखो तो आपका एक डेट हो जाएगा 30/11/24 और दूसरा डेट आपका क्या हो जाएगा 5 जनवरी 2025 में प्लस 30 डेज, और उन दोनों में से whichever is later। अगर समझो हमने ऐसा कह दिया होता कि जो रिवोकेशन है वो तो 30/11 के पहले ही हो गया, जो रिवोकेशन है वही 30/11 के पहले हो गया, तो भी आपका एक 30/11 की डेट तो होती ही, और जिस भी दिन रिवोकेशन हुआ उसमें प्लस 30 डेज करते और फिर दोनों में से whichever is later आपकी लास्ट डेट हो जाती जिसके लिए आप आईटीसी बुक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप जिस दिन कैंसलेशन हुआ उस दिन उस आईटीसी के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अगर जिस दिन कैंसलेशन हुआ उसी दिन आप उस आईटीसी के लिए एलिजिबल थे ही नहीं तो फिर आप आईटीसी क्यों मांग रहे हो? कैंसलेशन के वक्त तो आप एलिजिबल होने चाहिए थे, बट कैंसलेशन हो गया इस वजह से आप उस आईटीसी को ले नहीं पाए थे। वो हमने 16(6) के अंदर कवर किया हुआ है। इसी चीज को सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको यहां पर लिख के दिया हुआ है, आप खाली रीड करना चाहें फ्रॉम द डॉक्यूमेंट तो रीड कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज हमने लॉ की लैंग्वेज के साथ इसे कवर कर लिया। ये हमारा दूसरा मेन अपडेट हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे मेन अपडेट पे जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है बट कई बार मटेरियल इंपैक्ट क्रिएट कर देती है, ये वैसी बात है। इस सर्कुलर के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन आया है। 16 हो गया, सेक्शन 16 इज डन। अब हम कहां जा रहे हैं? सेक्शन 17 पे जा रहे हैं। सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड आईटीसी के रिलेटेड। अपॉर्शनमेंट की बात करते हैं पहले। जब आप अपॉर्शनमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप रूल 42 और रूल 43 पढ़ते हैं, जिस रूल 42 और 43 में कहा जाता है कि अगर आप पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपको रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना पड़ेगा। जितना अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जितना एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जितना एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स टैक्सेबल और जीरो रेटेड वो तो मिलता है, बट बाकी आपको कॉमन क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। यू नो दैट इन रूल 42 इनपुट सर्विसेज, रूल 43 कैपिटल गुड्स, उसके तरीके आप जानते हैं। तो अब सवाल क्या उठा कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले हैं उनके केस में क्या रूल 42 और 43 का रिवर्सल किया जाएगा? सर ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड याद करो, आपने जैसे ये वर्ड सुना आपके दिमाग में आना चाहिए सर जब हम वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो वहां एक रूल 32 आता है। रूल 32 एक ऑप्शनल रूल होता है जिसके अंदर आपको अलग अलग बिजनेसेस के लिए बताया है कि कैसे वैल्यूएशन करनी है, जिसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में अलग अलग केसेस बताया होता है कि अगर खाली रिस्क कवर वाली पॉलिसी है तो पूरे प्रीमियम पे जीएसटी लगाया जाता है, बट अगर थोड़ा रिस्क की तरफ है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उस सिचुएशन में आपको फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी में 25% को ही वैल्यू मानना होता है, उस पे जीएसटी लगता है। सेकंड ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% को ही मानना होता है। अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो 10% मानना पड़ता है। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। तो यहां सवाल क्या उठा कि सर समझो 1 लाख का प्रीमियम था, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, तो 1 लाख पे जीएसटी नहीं लगता, 25,000 पे जीएसटी लगता है, क्योंकि 25% को ही वैल्यू माना जाता है। 32 सब रूल 4 के अंदर आपने ये बात पढ़ी है। तो क्वेश्चन ये उठा तो सर अगर 25,000 पे ही जीएसटी लगेगा तो टैक्सेबल सप्लाई तो 25,000 ही है, तो बाकी 75,000 को क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाए या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाए? क्योंकि अगर हाँ तो फिर उस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो जो आईटीसी ले रही होगी वो पूरा आईटीसी उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके आईटीसी में थोड़ा पोर्शन एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई और बाकी पोर्शन एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में तो उनको आईटीसी रिवर्सल करना चाहिए एज पर रूल 42 और रूल 43। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के बोला नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अपने ऑफिसर्स को बोला ऐसा नहीं करना है। डिपार्टमेंट के लिए निकलता है ना सर्कुलर, उन्हीं पे बाइंडिंग होता है।
हम पे तो बाइंडिंग भी नहीं होता, हमारे तो बेनिफिट और एडवांटेज के लिए होता है, दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग। तो डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के बोला नहीं नहीं नहीं, ना ही ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ना ही ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। जब आप रूल 42 और 43 में रिवर्सल करते हैं तो इसे एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेके रिवर्सल मत कर देना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, उसे पूरा आईटीसी मिलेगा, कोई एट्रीब्यूटेबल पोर्शन रिवर्स नहीं किया जाएगा। ये बात इन्होंने यहां पे सर्कुलर में डाली है। तो क्या लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट इंक्लूड्स पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है और इंश्योरेंस कंपोनेंट भी होते हैं, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कवरेज दोनों इंश्योरर प्रोवाइड करता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है निल रेटेड होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी या सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी में होता है, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यू नो दैट नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसपे चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लगता, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस वगैरह। द प्रीमियम पर्सन नॉट इंक्लूडेबल in the taxable value is neither nil rated nor wholly exempt and also not a non taxable supply and hence same cannot be considered to be an exempt supply। सर्कुलर ने ये मेन बात क्लियर कर दी कि जितना प्रीमियम को हमने टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया, मेरे एग्जांपल में 75,000 75,000, वो कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, वो कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, वो कोई निल रेटेड सप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं है। ITC reversal is required for supply used partly for business, partly for taxable and partly for exempt, you know that। It is clarified that the amount of premium of taxable life insurance policy not included cannot be considered as pertaining to non-taxable, therefore no reversal of ITC is required। आपको उसके रिलेटेड कोई ITC रिवर्स नहीं करना है, ये क्लैरिफाई कर दिया गया। ये हमारा तीसरा सर्कुलर कंप्लीट हो जाता है। चौथे डिस्कशन पे जाते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर पे जाते हैं। सितंबर 2024 में ये सर्कुलर आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, मुझे लगता है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। जितने अभी आपको डिस्कशन कराए उसमें से ये सबसे रेलेवेंट लगता है, पूछे जाने जैसा डिस्कशन लगता है। एक क्लैरिफिकेशन बहुत समय से पेंडिंग था जो गवर्नमेंट ने दे दिया डेमो व्हीकल्स के रिलेटेड। डेमो व्हीकल्स, सर ये डेमो व्हीकल्स क्या होता है? डेमो व्हीकल्स के लिए पहले आप 17 सबसेक्शन 5 में जाओ। 17 सबसेक्शन 5 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सर। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की बात करते हैं हम कि ये सारे क्रेडिट्स ब्लॉक्ड होंगे आपके, तो 17 सबसेक्शन 5 में लिस्ट दी होती है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16, हम इस पे क्रेडिट नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो आप उसके अंदर मोटर व्हीकल्स, फूड, बेवरेज, ये सारे इतने सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं आप उसके अंदर। तो उसमें आप मोटर व्हीकल पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल में बोला होता है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 लोग तक है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस केस में उस मोटर व्हीकल पे हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। अब आप बोलो बिजनेस के लिए किया, इनवॉइस है मेरे पास, मेरे 2B में दिख रहा है, अरे भाड़ में गया, हम नहीं देंगे। वेरी सिंपल, ये आपको पता होता है। उसी में आपने कुछ एक्सेप्शन पढ़े होते हैं मोटर व्हीकल में। मोटर व्हीकल में एक्सेप्शन क्या पड़े होते हैं कि अगर आपका काम ही सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल है, आपका काम ही मोटर व्हीकल खरीद के बेचना है, आप डीलर है उसके, या फिर आप उसे चलाना सिखाते हैं, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम है, तो इन 3 केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा। और हम ये पढ़ते हुए क्लियर भी करते हैं कि सर पर्सन वाले व्हीकल को ब्लॉक किया है हमने, गुड्स वाले तो हमेशा अलाउड होते हैं। ट्रक वगैरह खरीदोगे तो उस पर आईटीसी मिलेगा ही, गुड्स वाले पे तो कभी रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन हमेशा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 लोग तक और उसके 3 एक्सेप्शन। तो ये जो आपको पॉइंट मैंने रिवाइज कराया, इसमें एक सवाल क्या उठा कि सर ये जो मोटर व्हीकल सप्लाई करने का काम करते हैं, जो कंपनियां होती है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह करती है, अलग अलग होती है ना, मोटर कंपनियां होती है, जैसे हमारे यहाँ सूरत में है गंगा ऑटोमोबाइल्स, तो गंगा ऑटोमोबाइल्स करके एक कंपनी हो गई जो आपको मोटर व्हीकल सप्लाई कर रही है। तो ये मोटर व्हीकल कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो इसी तरह के मोटर व्हीकल के सप्लाई में इन्वॉल्व है, ये एक ऐसी व्हीकल खरीदती है जिसे डेमो व्हीकल बोलते हैं, और इन्हें जनरली आगे से बोला जाता है। जो कंपनी है जिसकी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, फॉर एग्जांपल अगर गंगा ऑटोमोबाइल्स ने ह्यूंडई की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, तो ह्यूंडई ने इनको बोला होगा कि भाई एक डेमो व्हीकल भी खरीद के रखो, ताकि कोई भी आए ग्राहक और बोले कि भाई मेरे को ये व्हीकल खरीदनी है, तो उसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जा सको, दिखा सको, फीचर समझा सको, कैसा है, मस्त है, बढ़िया है, वो सारी चीजें आप बता सको ना। इसके लिए डेमो व्हीकल रखो। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सब जगह आपको देखने मिलता होगा, आप भी कभी गए होगे तो आपने डेमो व्हीकल्स देखी होगी। सवाल ये उठा कि सर ये जो डेमो व्हीकल इन्होंने खरीदी, क्या इस पे इनको आईटीसी मिलेगा, क्या इस पे आईटीसी अलाउ किया जाएगा? सर मिलना चाहिए ना सर, क्योंकि इन्हीं का यही तो काम है, तो इनको तो आईटीसी मिलना चाहिए। बट कई बार क्या होता है ना, लॉ में वर्ड्स का खेल हो जाता है, और वो वर्ड्स का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ में क्या लिखा है कि अगर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में इन्वॉल्व हो, सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में इन्वॉल्व हो तो मिलेगा। तो एक झगड़ा क्या हुआ कि सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में क्या डेमो व्हीकल को भी ले लिया जाएगा, क्योंकि डेमो व्हीकल को तो हम सप्लाई करने ही वाले नहीं है, ये तो हम खाली डेमो के लिए रख रहे हैं।
तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लियर किया कि सर जब हमने कहा ना सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि यही डेमो व्हीकल सप्लाई होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब था कि इस तरह की व्हीकल अगर सप्लाई करते हो, इस तरह की व्हीकल अगर सप्लाई करते हो तो उन व्हीकल्स पे तो आईटीसी मिलता ही है जो सप्लाई करते हो, डेमो व्हीकल पे भी आईटीसी मिलेगा आपको। क्योंकि अगर लिखा होता ना सप्लाई ऑफ द सेड मोटर व्हीकल, सेड मोटर व्हीकल, तो उस केस में ना सर फिर हम कहते हैं कि आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम डेमो व्हीकल तो बेचने वाले नहीं है, हम डेमो व्हीकल तो होल्ड करने वाले हैं, उसको यूज करने वाले हैं, बाद में कभी स्क्रैप में निकालेंगे हम। एज ऑफ नाउ तो हम उसको यूज करने वाले हैं या बाद में शायद कभी बेचेंगे, अभी तो हमारा बेचने का कोई प्लान ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लियर किया द लैंग्वेज इज सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, नॉट द सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल, एंड देयर बाय डेमो व्हीकल पे आईटीसी मिलेगा। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब ये बात जैसे आपको क्लियर हो गई, तुरंत मन में आएगा सर लेकिन फ्यूचर में जब बेचेंगे, फ्यूचर में जब बेचेंगे तब क्या होगा? जब भी आप फ्यूचर में बेचोगे, चाहे 1 साल में बेचो, 2 साल में बेचो, तो आपको सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 लगाना पड़ेगा, which is not new। 18 सबसेक्शन 6 रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन व्हिच आईटीसी वाज अवेल्ड। तो आप वहां दो चीजें निकालते हो ना, आईटीसी -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और जितने में निकाला उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी व्हिचएवर इज हायर, उतना पेबल क्रिएट करना पड़ेगा। वो जब भी आप निकालोगे, जिस भी रेट पे निकालोगे, उस हिसाब से इन दोनों में से जो व्हिचएवर इज हायर नंबर होगा वो हो ही जाएगा ना, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर इसी के अंदर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें क्लियर की जो आपको खुद भी समझ आ जानी चाहिए कि सर अगर वो डेमो व्हीकल खरीद के उसको उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया अपनी बुक्स में, कैपिटलाइज कर दिया बुक्स में, तो सर कैपिटलाइज करते वक्त अगर उन्होंने जीएसटी के अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, जीएसटी के अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो फिर क्या आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये तो जनरल बात है ना, ये तो आपने 16 सबसेक्शन 3 में पढ़ाई होता है कि किसी भी कैपिटल गुड्स पे अगर आप आईटीसी ले रहे हो तो फिर उस केस में जो उसकी बेस वैल्यू है खाली उसी पे डेप्रिसिएशन लेना है। ये बात इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ाई जाती है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन नंबर 9 के अंदर भी आपको वहां पर भी यही बात बताई जाती है कि आपको बेस वैल्यू पे लेना है सर। अगर आप पूरे पे ले लेंगे ना तो फिर उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात तो अंडरस्टूड ही थी ना, ये बात तो वैसे ही क्लियर थी। फिर एक सवाल क्या उठा कि सर कई बार क्या होता है, जो मार्केटिंग एजेंट होता है ना किसी गाड़ी का, वो ये डेमो व्हीकल खरीदता है अपने खर्चे पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो एक एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एजेंट है। उस एजेंट ने ये डेमो व्हीकल खरीदी है ताकि वो अपने अपने अलग अलग लोगों को डेमो दिखा सके और उसके बेसिस पे क्लाइंट भेज सके डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के पास, मोटर व्हीकल कंपनी के पास, और फिर वहां से सेल होगी तो उसको अच्छा कमीशन मिलेगा। तो सवाल उठा कि क्या उसको भी उस डेमो व्हीकल पे आईटीसी मिलेगा? तो द आंसर इज नो, उसको नहीं मिलेगा, उसके लिए ब्लॉक्ड होगा। उसको क्यों मिलेगा? क्योंकि ही इज नॉट इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, वो तो खाली कमीशन की इनकम बनाने के लिए काम करता है। देयरबाय वो अगर डेमो व्हीकल लेगा तो उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं किया जाएगा। ये मैंने मेन बातें आपके साथ डिस्कस कर ली। एक बार सर्कुलर के थ्रू चले जाते हैं तो हमें क्लैरिटी और मिल जाएगी। Clarification of ITC availability in respect of demo vehicle, which are motor vehicles for transportation of passenger having approved seating capacity of not more than 13% including the driver in terms of clause A of section 17 subsection 5। क्योंकि अगर सर मोर देन 13% ही है तो वैसे ही मिलता है ना। हम तो यहाँ पर ये सब बातें तभी पढ़ेंगे जब कोई ऐसी डेमो व्हीकल है जिसका अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पीपल है इंक्लूडिंग द ड्राइवर। अदरवाइज थोड़ी हम ये पढ़ते, क्योंकि वैसे ही ब्लॉक नहीं होता फिर तो। The usage of word such motor vehicle instead of said motor vehicle implies the intention of the lawmaker was not only to exclude the blockage of ITC, the motor vehicle which is itself further supplied, but also to exclude the blockage of ITC which is being used for the purpose of further supply of similar type of motor vehicle। इन्होंने कहा कि हमें ITC में से ब्लॉक उन चीजों को करना था जो उस तरह की व्हीकल के रिलेटेड नहीं है। अगर उसी तरह की व्हीकल है, सिमिलर टाइप की भी है, तो हम उस पर आईटीसी अलाउ करेंगे। हम कभी वो ब्लॉक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर हम वो ब्लॉक करना चाहते होते तो हमने सच मोटर व्हीकल नहीं लिखा होता, सेड मोटर व्हीकल लिखा होता। As demo vehicles are used by authorized dealer to provide trial run and to demonstrate the feature, it helps the potential buyer to make a decision. Therefore, as demo vehicles promote sales, they can be considered to be used for making further supply of such motor vehicle. इसीलिए it is not blocked. Not blocked मतलब मिलेगा। कितने लोग हैं ना खाली नॉट पढ़ते हैं और बोलते हैं सर नॉट बोल दिया। अरे पूरा तो पढ़ बेटा, नॉट ब्लॉक्ड बोला है मतलब मिलेगा। As it is excluded from such blockage, ब्लॉकेज से एक्सक्लूड किया है मतलब अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या क्लियर किया गया, अगर डेमो व्हीकल यूज की जा रही है बाय ऑथराइज्ड डीलर फॉर पर्पस अदर देन फॉर मेकिंग सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स स्टाफ, एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। हुआ क्या, आपने डेमो व्हीकल खरीदी और डेमो व्हीकल खरीदने के बाद उसका डेमो के इस्तेमाल के अलावा आपने अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टाफ, एम्प्लॉइज उस सब में भी यूज करना शुरू कर दिया, तो फिर सर ये बात तो गलत हो गई ना। हम फिर आपको आईटीसी थोड़ी दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। आपका ब्लॉकेज करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए लिखा है द सेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेड टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, देयरफॉर आईटीसी वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम
ब्लॉकेज, आईटीसी को ब्लॉकेज से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब कि वो ब्लॉक होगा, उसके ऊपर हम आईटीसी अलाउ करने वाले नहीं है। मोटर व्हीकल का मीनिंग दिया है वो आप जानते हैं, वेयर द ऑथराइज्ड डीलर मियरली एक्ट्स एज एन एजेंट, सिर्फ वो एक एजेंट है ताकि वो मार्केटिंग सर्विस वगैरह दे सके, टेस्ट ड्राइव वगैरह दे सके, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द परचेज एंड सेल ऑफ व्हीकल। इन सच अ केस द सेल इनवॉइस इज इशूड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर, वो थोड़ी इशू करता है। For providing facility of vehicle test drive to the potential customer, the dealer purchases demo vehicle from the vehicle manufacturer. The dealer may sell the said demo vehicle after a specified time as per the agreement on payment of applicable GST. बाद में वो आगे बेच देगा उसको जब आपका उसका काम पड़ चुका होगा। तो सवाल उठा उस पे आईटीसी मिलेगा क्या, तो बोले नहीं, वो merely marketing सर्विस दे रहे हैं, वो supply of such motor vehicle on his own account नहीं कर रहे। Therefore, the said demo vehicle cannot be said to be used for making further supply. Accordingly, in such case, ITC in respect of such would not be excluded from blockage. उसे ब्लॉकेज से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, इसका मतलब उस पे आईटीसी ब्लॉक्ड होगा, उस पे आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। इसी सर्कुलर के आगे एक और सर्कुलर में कुछ और चीजें कंटिन्यू की गई। एज पर प्रोविजंस ऑफ 16(1) के प्रोविजंस दिए, यू नो दैट। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन दी है, यू नो दैट कि अगर बुक्स में कैपिटलाइज करते हो तो उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं, बाकी जीएसटी में कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट हो या कैपिटल गुड्स, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सेम ही रहती है बाकी चीजों की। तो वही चीज आपको लिख के दी है। डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड to promote further sale of such motor vehicle, therefore such vehicle appears to be used in the course or furtherance of business, where such vehicles are capitalized in the books and therefore they are falling in the definition of capital goods. The availability of ITC is not affected due to capitalization. मतलब आप कैपिटलाइज करो या अपने बुक्स में राइट ऑफ करो, यानी उसे इनपुट दिखाओ या कैपिटल गुड्स दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेमो व्हीकल पे हम आईटीसी अलाउ एकदम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें एक चीज और क्या क्लियर की गई, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ऑन द टैक्स कंपोनेंट तो मिलेगा क्या, बोले तो नहीं मिलेगा, तो गलत बात हो गई ना, आपने 16 सबसेक्शन 3 वायलेट कर दिया, ये तो अलग ही बात हो गई। आपने कैसे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, हमने कहा था डेप्रिसिएशन उस पे क्लेम नहीं करना, आप कैपिटलाइज करो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटलाइज करने के बाद आप खाली बेस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लो ना, आपने जीएसटी की वैल्यू पे कैसे डेप्रिसिएशन ले लिया, आईटीसी नहीं मिलेगा। और फिर बोला आगे जाके बेच दिया तो क्या होगा, 18 सबसेक्शन 6 जो मैंने आपको बताया वो एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ये आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेमो व्हीकल्स के रिलेटेड डिस्कशन हो गया, जो हमारा फोर्थ मेन डिस्कशन था। नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बड़ा मजेदार डिस्कशन है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती है लॉ में, पढ़ के मजा आ जाता है कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कितना पकड़ा जाता है और उस पर कितनी डिबेट और एनालिसिस की जाती है। आपके जीएसटी में कोई केस लॉ नहीं आते, क्योंकि नया है ना जीएसटी, इसलिए आपके सिलेबस में कोई केस लॉ नहीं आते। अनलाइक डायरेक्ट टैक्स में कितने सारे केस लॉज आते हैं आपको इनफैक्ट एक अलग से डिस्कशन करना होता है जुडिशियल केस लॉस पे, और वो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स सीनियर सिटीजन है ना, थोड़े टाइम में तो वेरी सीनियर सिटीजन हो जाएगा, तो सीनियर सिटीजन है तो उसमें बहुत कुछ बन जाता है। और जीएसटी तो अभी बच्चा है, 7-8 साल का हुआ है, इसमें इतने केस लॉस नहीं है, और जो है भी वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। लेकिन पहली बार एक केस लॉ आपके जीएसटी में इंक्लूड किया गया है, जो रिसेंट 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसने लॉ की दुनिया में तहलका मचाया है। यानी जीएसटी लॉ जो भी देखता है, पढ़ता है, फॉलो करता है, उससे इस केस के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी जजमेंट आई थी तो पूरी बुनियाद ही हिल गई, पूरा एक नया ही डिस्कशन क्रिएट हो गया जैसे ये जजमेंट ब्लॉक क्रेडिट के रिलेटेड आई हमारी। एंड दैट जजमेंट इज सुप्रीम कोर्ट की सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट। आपको नाम के साथ ध्यान में रखना है, एक ही केस लॉ है आपके सिलेबस में, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट 2024। केयरफुली पढ़ते हैं हम 17 सबसेक्शन 5 तो आपको यह पता चलेगा कि पहले तो ये क्यों हुआ, फिर समझ आएगा क्या हुआ। तो मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। 17 सबसेक्शन 5 के अंदर दो क्लॉजेज है, क्लॉज सी और क्लॉज डी। क्लॉज सी, क्लॉज डी। क्लॉज सी के अंदर बोला है कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उस पे आपको आईटीसी ब्लॉक्ड होता है, यू नो दैट। और 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी में बोला है अगर कंस्ट्रक्शन खुद के अकाउंट पे करोगे ना, और गुड्स एंड सर्विसेज खुद खरीद के कंस्ट्रक्शन कर लोगे, किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे, तो भी आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। जिसमें दोनों में आपको ये बात पढ़ाई जाती है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने खुद ही किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी और को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया तो आईटीसी मिलता है। और दूसरे कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया जाता है कंस्ट्रक्शन खुद के लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया, यानी आपका काम कंस्ट्रक्शन का है, तो आपको आईटीसी मिलता है। ये बात भी आपको पता है। दोनों क्लॉजेज में एक एक्सेप्शन है। क्लॉज सी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है, उसमें लिखा है अगर उससे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होती है जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो उस पर आईटीसी मिलेगा। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होती है जो प्लांट एंड मशीनरी है, तो उस पर आईटीसी मिलेगा।
और ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन वाला है उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑन अकाउंट पे किया जिससे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। लेकिन अगर वो प्लांट और मशीनरी है, प्लांट OR और मशीनरी है, तो उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। अब आपका ध्यान इस बात पे जाना चाहिए, मैंने इसीलिए हाईलाइट करके आपको ये बात क्लियरली बोली। 17(5)(c) में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी है तो आईटीसी मिल जाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। और 17(5)(d) में बोला है कंस्ट्रक्शन किया खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि किसी और के लिए किया तो मिलता ही है। खुद के लिए गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठा किए तो उस पे आईटीसी मिल जाएगा अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की जो प्लांट OR और मशीनरी है। और ये दोनों देने के बाद इन दोनों के नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी है, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी है, प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन नहीं दी है, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी है। और इस प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि अगर लैंड है, बिल्डिंग है, सिविल स्ट्रक्चर है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, टावर्स वगैरह वो सब है तो उसके ऊपर हम आईटीसी नहीं देते हैं। पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमाइसेस वगैरह है तो नहीं देते हैं, विच इज सपोर्टेड बाय अ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। लेकिन अगर कोई एपरेटस है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ है तो इंक्लूडिंग दैट स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी आपका खर्चा लगा होगा उस पर हम आपको आईटीसी देंगे। ये बात आपने पढ़ी होती है, नया नहीं बताया, सिर्फ एक बात हाईलाइट करने की कोशिश की जो पढ़ते वक्त भी हम कितनी बार केयरफुली नहीं पढ़ते इस छोटी सी बात को, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है वो आपको आज समझ आएगा। इन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अदर देन प्लांट एंड मशीनरी लिखा है और कंस्ट्रक्शन में अदर देन प्लांट और मशीनरी लिखा है। प्रोबेबली ये लिखने में गलती हुई होगी, ड्राफ्टिंग एरर हुआ होगा जब गवर्नमेंट ने इस लॉ को बनाया 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि तब से ये लॉ। और नीचे जो डेफिनेशन दी वो प्लांट एंड मशीनरी की दी, वो प्लांट और मशीनरी की नहीं दी, प्लांट एंड मशीनरी की दी। तो सफारी रिट्रीट्स के केस में हुआ क्या, इसी बात को उठाया गया सवाल में कि सर प्लांट और मशीनरी की तो डेफिनेशन लॉ में दी नहीं है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ऑन माय ओन अकाउंट, गुड्स सर्विसेज इकट्ठा कर रहा हूं ऑन माय ओन अकाउंट, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो प्लांट और मशीनरी की तो आपने डेफिनेशन ही नहीं दी, आपने तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी है जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी है। तो अगर आपने प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन दी ही नहीं तो उसका जनरल मीनिंग लगाना पड़ेगा, और जनरल मीनिंग लगाना पड़ेगा तो आपने बोला प्लांट हो तो भी चलेगा, मशीनरी हो तो भी चलेगा, एंड नहीं बोला आपने प्लांट अलग बोला, मशीनरी अलग बोला, क्योंकि और वर्ड यूज किया है, क्योंकि एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी आपने, प्लांट और मशीनरी की तो डेफिनेशन दी नहीं, तो उसका तो मैं ओपन जनरल मीनिंग लूंगा। तो उसका अगर मैं ओपन जनरल मीनिंग लूंगा तो अगर समझो मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी की है, कोई बिल्डिंग खड़ी की है और बिल्डिंग को मैं भाड़े पे चढ़ाने के लिए बिल्डिंग खड़ी की है, बिल्डिंग को भाड़े पे चढ़ाने के लिए बिल्डिंग खड़ी की है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन ऑन माय ओन अकाउंट किया और उसको भाड़े पे चढ़ाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये बिल्डिंग मेरे लिए प्लांट है, दिस बिल्डिंग इज माय प्लांट। मैं बिल्डिंग में 60 फ्लैट बनाऊंगा और फिर उसको भाड़े पे चढ़ाऊंगा, दैट इज माय बिजनेस, बिल्डिंग इज माय प्लांट। वो मशीनरी नहीं है पर वो मेरा प्लांट तो है, क्योंकि प्लांट क्या होता है जनरल मीनिंग के अंदर, कोई भी चीज जिससे आप फर्दर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने वाले हैं, तो देयर बाय वो मेरे लिए प्लांट है ना, मेरा प्लांट वही है क्योंकि मैंने जो बिल्डिंग बनाई वही मेरा प्लांट है, तो देयर बाय मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जो गुड्स सर्विसेज यूज हुए, मतलब जो सीमेंट, आयरन, स्टील वगैरह जो भी लगा होगा, लेबर की सर्विसेज, सप्लाई ऑफ लेबर वगैरह जो भी लगा होगा, उसका मुझे आप आईटीसी दीजिए। जो गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, ब्लॉक्ड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना तो बड़ा सिंपल है ना, अरे हमने बोला ना प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक्ड है, बट टैक्स पेयर का ये कहना है कि सर प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक्ड है ना, हम तो प्लांट और मशीनरी की बात कर रहे हैं, जिसको आपने कहां डिफाइन किया उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, और हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस पर आईटीसी मिलना चाहिए। ये जजमेंट, जो फाइनल जजमेंट आया वो सफारी रिट्रीट्स के फेवर में आया, डिपार्टमेंट के खिलाफ आया है। इसका मतलब स्थिति क्या बन गई है कि अगर आप किसी भी तरह की ऐसी बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसे आप फाइनली लीज पे चढ़ाने वाले हैं, भाड़े पे चढ़ाने वाले हैं, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में जो गुड्स एंड सर्विसेज लगे उस पे आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि लॉ में प्लांट और मशीनरी लिखा है जो डिफाइंड नहीं है तो उसकी हम जनरल डेफिनेशन लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी लिखा जो डिफाइंड है तो देयर बाय हम यहां पर इसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। समझना, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उससे कोई लीज वीज पे नहीं देने वाले, रेंट वेंट पे नहीं देने वाले, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए फिर वो प्लांट नहीं है। प्लांट आपके लिए तब होता है जब उससे आप कोई फर्दर आउटवर्ड सप्लाई करने वाले हैं, ये आपके लिए कोई प्लांट नहीं है, आप तो सिर्फ उसे अपने ऑफिस में यूज करने वाले हैं, वैसा नहीं। तो अगर कोई लीज वीज पे देने वाला है तो होगा। तो सफारी रिट्रीट्स के अंदर कहा गया कि इस तरीके से इस पे आईटीसी मिलेगा, तो हाहाकार मच गया है सब जगह कि यार ये तो बहुत अलग बात हो गई, ये तो आईटीसी मिलेगा। तो इसके इंटरप्रिटेशन से तो और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट ने आईटीसी नहीं दिया या लोगों ने नहीं लिया है, बट अब वो आईटीसी लेंगे। तो गवर्नमेंट अभी इस तैयारी में है, गवर्नमेंट इस तैयारी में, ये अभी तक हुआ नहीं है कि आने वाले बजट में वो इसे नलीफाई करने वाले, अमेंडमेंट डाल के।
क्योंकि गवर्नमेंट को झटका लगा है। गवर्नमेंट का कहना है यार ड्राफ्टिंग एरर रह गया था यार, प्लांट और मशीनरी लिख दिया गलती से, यार गलती हो गई बच्चे से, ऐसा थोड़ी करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर देते हैं उसको, ऐसी बात है। होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, अभी वो हुआ थोड़ी है। यानी अभी एज ऑफ नाउ कंक्लूजन क्या हो गया कि ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने किया ऑन योर ओन अकाउंट जिसे फिर आप लीज वीज पे चढ़ाएंगे, रेंट वेंट पे चढ़ाएंगे, तो उस केस में आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज की होंगी उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज आपके साथ रीड कर लूंगा, मैंने आपको मेन बात बता दी जो सफारी रिट्रीट्स के अंदर हुई है, एक बार मेरे साथ साथ क्विकली देख लो इसे। वन मेजर इनपुट सर्विस जिस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हालांकि बिल्डर वगैरह लोग हैं तो उनको तो अलाउड ही होता है क्योंकि उनका तो काम ही कंस्ट्रक्शन है। हाउएवर आईटीसी इज अवेलेबल फॉर रूटीन थिंग्स, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कराते हो तो वो अलाउड होता है। ब्रॉडली आईटीसी इज नॉट अवेलेबल जब कैपिटलाइज किया जाता है, ये बात आपको बताई जाती है ना, अगर बुक्स में कैपिटलाइज किया है तो नहीं मिलता है, अगर आपने उसे पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया होता है तो मिल जाता है माइनर चीजों के लिए। It needs to be noted that capitalization does not depend whether the taxpayer needs to avail ITC but on the basis of accounting standards and generally accepted accounting principle। कैपिटलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो अकाउंट्स के हिसाब से करो और उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं आईटीसी मिलेगा या नहीं। नथिंग न्यू, यू नो दिस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में डिफाइन किया है और आप जब शेड्यूल 2 पढ़ते हो तो वहां पैराग्राफ 6 में आपको कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, जिसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, बट हमने उसे क्लियरली सप्लाई ऑफ सर्विस कहा है और हम उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। Composite supply is treated as a supply of service as per para 6 of schedule 2। ITC on works contract is blocked except this situation। पहला, अगर आपका काम ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो चलता है। इट कैन बी अवेल्ड बाय द टैक्सपेयर हु इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है तो भी चलता है, प्लांट एंड मशीनरी व्हिच इज परमानेंटली फिक्स्ड टू अर्थ, ITC is allowed as an exception। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, क्योंकि अगर राइट ऑफ कर रहे हो तो अलाउड ही होता है। Thus if reconstruction are not capitalized it would not amount to construction under GST law, इसीलिए उस केस में आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं बताया। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या है? apparatus equipment fixed to earth and includes such foundation or structural support, but it excludes land, building, civil structure, telecommunication tower, pipeline laid outside the factory premises। ये सर्विस टैक्स के जमाने से डेफिनेशन है, कोई नई डेफिनेशन नहीं है, ये तब से है, सर्विस टैक्स में भी ये डेफिनेशन हुआ करती थी। Thus ITC on works contract for construction of eligible plant and machinery is allowed irrespective whether it is capitalized or not, क्योंकि जो अलाउड है उसमें थोड़ी देखना है कैपिटलाइज है या पीएनएल है, जो अलाउड नहीं है उसमें देखना है कि कैपिटलाइज है तो अलाउड नहीं है, पीएनएल में डाला है तो अलाउड है। तो ITC on works contract for construction of machinery fixed to earth by foundation would be allowed। हालांकि टेलीकम्युनिकेशन टावर इज ब्लॉक्ड क्योंकि क्लियरली बोला हुआ है। तो मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 ही सिचुएशन में अवेलेबल होती है। पहला, जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का ही काम कर रही हो, दूसरा एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है, और तीसरा जब आपने कैपिटलाइज नहीं किया, आपने इसे राइट ऑफ कर दिया, तब अलाउ कर दिया जाएगा। ये कंक्लूजन हो गया। अब आ जाता है क्लॉज डी। ये क्लॉज सी आपको पहले रिवाइज कराया। क्लॉज डी, आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारा अवेलेबल नहीं होता वैसे कंस्ट्रक्शन पे भी अवेलेबल नहीं होता, आईटीसी उस पे भी अलाउ नहीं किया जाता। आंसर इज नो, उस पे भी आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा, खुद के अकाउंट पे आप करने वाले हो। इसके अंदर कब अवेलेबल होता है? अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है, जब कैपिटलाइज नहीं किया या फिर खुद के अकाउंट पे नहीं है, किसी और के लिए कंस्ट्रक्शन किया, तो आपको आईटीसी दे देंगे। अब वो बात आई जिसकी वजह से केस लॉ हुआ। नोट, क्लॉज सी में यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट एंड मशीनरी लिखा है एंड क्लॉज डी में प्लांट और मशीनरी लिखा है। इससे इशू हो गया, जिसे इशू एड्रेस किया गया सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर केस में खाली यही इशू नहीं था, एक इशू और था कि 16(4) और 17(5) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया था। मतलब ऐसा कहना था इस केस में कि 17(5)(c) और 17(5)(d) असंवैधानिक है, ऐसे पॉइंट होने ही नहीं चाहिए, इन पे तो आईटीसी मिलना ही चाहिए। और 16(4) की जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट भी नहीं होनी चाहिए, बुक करना तो अलाउ होना ही चाहिए, उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं होनी चाहिए, असंवैधानिक है। ये भी मुद्दे थे इस केस के अंदर, क्योंकि केस में कई मुद्दे होते हैं। तो एक मुद्दा आपको मैंने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी का था। एक मुद्दा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है या नहीं, ऐसे 2 पॉइंट्स डालना। और 16(4) की टाइम लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं। तो पहले मैं इनके जजमेंट बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है वो तो आया कि 17(5)(c) और 17(5)(d) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, 16(4) की टाइम लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसमें सफारी रिट्रीट्स के फेवर में नहीं गया, डिपार्टमेंट के फेवर में ही गया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। The Apex Code observed that the explanation which defines plant and machinery seeks to define plant and machinery, but the expression plant and machinery is found only in 17(5)(d). This implies that legislator did not intend to give the expression plant or machinery the same meaning as plant and machinery। केस में इन्होंने कहा एनालिसिस में कि आपने प्लांट एंड मशीनरी डिफाइन किया, आपने प्लांट और मशीनरी डिफाइन ही नहीं किया, इसका मतलब आप प्लांट और मशीनरी डिफाइन करना चाहते ही नहीं थे, आप उसका जनरल मीनिंग लेना चाहते थे। Therefore the court held that प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट और मशीनरी को सेम मीनिंग हम नहीं दे सकते हैं। क्लॉज सी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी यूज किया गया एंड क्लॉज डी के अंदर प्लांट और मशीनरी यूज किया गया। तो कहा गया कि अगर प्लांट और मशीनरी यूज किया गया है तो फिर उसमें आईटीसी अवेलेबल होना चाहिए, अगर प्लांट या फिर मशीनरी है, दोनों नहीं भी है तो भी चलेगा। While trying to analyze the meaning of plant or machinery,
the court observed the plant or machinery has a different connotation. उसका एक अलग मतलब है. 17(5)(d) deals with that immovable property other than plant or machinery. Plant that it is an immovable property, as the word is plant not been defined under GST Act, उसका ordinary meaning लेना पड़ेगा. तो ordinary meaning क्या लिया, ये आपके लिए सबसे core बात है. Thus the Supreme Court held that question as to whether a mall, warehouse or any building other than a hotel or cinema theater, होटल और सिनेमा थिएटर तो अभी भी बाहर है. मतलब अगर आप होटल कंस्ट्रक्ट करते हो और उसमें भी तो आप रूम भाड़े पे दे रहे हो ना, सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्ट करते हो और उसके अंदर आप टिकट्स फिर दे रहे हो, तो रेंटिंग ही तो होती है वो एक तरीके की. भाई 3 घंटे के लिए आप यहाँ बैठ के टिकट पे पिक्चर देख सकते हो. बोले ये प्लान नहीं होते. लेकिन प्लान क्या होते हैं फिर? मॉल, वेयरहाउस या बिल्डिंग. जैसे मैंने वेयरहाउस बनाया उसे भाड़े पे चढ़ाया, मैंने बिल्डिंग बनाई उसे भाड़े पे चढ़ाया, मैंने मॉल बनाया उसके अंदर शॉप ओनर्स को भाड़े पे दे दिया, तो वो प्लांट होगा. कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट within the meaning of expression plant or machinery is a factual question that has to be determined keeping in mind the business and the role that the building plays in the business. क्योंकि उसकी business के लिए तो building ही plant है. If the construction was essential for carrying out the activities such as renting or leasing वगैरह वगैरह वगैरह, the building could be held to be a plant. building को plant मान लिया जाएगा. Thus it is taken out as the exception card under clause D of section 17(5). Further the court upheld the constitutional validity of such clauses. allow कर दिया गया. That's it. ये बात आपकी सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड की हमने डिस्कस कर ली. मैंने आपके साथ लेंथ पे पूरा एंड टू एंड डिस्कस कर लिया, बट जो मेन कंक्लूजन है वो आपको समझ में आ गया होना चाहिए. ये हमारा 5th डिस्कशन था. नेक्स्ट एक छोटा सा डिस्कशन है, 6th डिस्कशन पे चलते हैं कि सर जो ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाता है, जैसे रिलायंस जियो लगाता है ऑप्टिकल फाइबर, ओएफसी कनेक्टिविटी है जो हमारी, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाते हैं इसमें जो डक्ट्स और मैनहोल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, क्या इसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल किया जाएगा? क्योंकि सवाल उठा कि इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी मान के हम बाहर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मान के, या कंस्ट्रक्शन अगर खुद कर रहे हो तो, या फिर हम इसे प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे और प्लांट एंड मशीनरी मान के उसके बेसिस पे हम इसके ऊपर आईटीसी आपको अलाउ कर देंगे. तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया कि इस पे आईटीसी अलाउड होगा. आप इसे प्लांट एंड मशीनरी की तरह ट्रीट करेंगे. जो डक्ट्स एंड मैनहोल्स है वो इंटीग्रल पार्ट है और उसे प्लांट एंड मशीनरी की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लगाए जाएंगे तो जो ओएफसी जिसे हम प्लांट एंड मशीनरी मान रहे हैं वो उसके थ्रू सप्लाई देना ही पॉसिबल नहीं होगा. उसे इंटीग्रल पार्ट मानना पड़ेगा एंड देयरबाय हम उसके ऊपर आईटीसी अलाउ करेंगे. मैं क्विकली रीड कर लेता हूं. Whether ITC on ducts, manholes used in network of OFC for providing telecommunication services is barred in terms of 17(5)(c) or D. Ducts and manholes are basic components used in providing telecom service. It is laid with the use of PVC ducts and sheets in which OFCs are housed. OFC उसके अंदर रखा जाता है, which serve as a node for network and necessary not only for laying but also their upkeep and maintenance. वो नहीं होगा ना तो वो network work ही नहीं करेगा. In view of the explanation, appears that the ducts and manholes are covered under definition of plant and machinery as they are used as a part of OFC network for making outward supply. Moreover, ducts and manholes used in the network of optical fiber have not been specifically excluded from the definition of plant and machinery in the explanation given, as they are neither in the nature of land, building, civil structure or pipeline laid outside factory premises. It is clarified that availment of ITC is not restricted. Not restricted मतलब it is allowed. That's it. It is allowed. इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है. OFCs के अंदर जो डक्ट्स एंड मैनहोल्स आपके यूज होते हैं. नेक्स्ट सर्कुलर पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट सर्कुलर एक बड़ा स्पेसिफिक सा सर्कुलर है, वेयर वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम सेटल करती है. इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम सेटल करती है तो उस क्लेम सेटलमेंट पे जो उसने पेमेंट किया उसमें जो जीएसटी लगा होता है उसका इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले सकती है क्या? दैट्स द इशू. तो आपको एक केस बना के समझाता हूं मैं. जैसे समझो मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, मैंने कोई इंश्योरेंस करा रखा है. वो इंश्योरेंस जहां मैंने करा रखा है वहां दो तरह की फैसिलिटीज है. जैसे किसी हॉस्पिटल में इंश्योरेंस करा रखा है तो दो तरह की फैसिलिटीज होती है. एक होता है कैशलेस फैसिलिटी और एक होता है कैश बेस्ड फैसिलिटी. कैशलेस फैसिलिटी आप समझते होंगे कि भाई आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जितना भी आपका बिल होगा वो हॉस्पिटल वाला सीधे इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा, सीधे इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल बना के सीधे ले लेगा जो भी होगा. अब देखो हॉस्पिटल वाले केस में तो जीएसटी कुछ ही चीजों पे लगता है जो हम एक्सेप्शनल चीजें देखते हैं, बाकी चीजों पे लगता ही नहीं है. तो चलो आप कोई और एग्जांपल ले लो. आप व्हीकल का एग्जांपल ले लो ना, मोटर व्हीकल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है. मोटर व्हीकल पे तो अच्छा दबा के जीएसटी लगता है, तो मोटर व्हीकल ले लेते हैं हम. तो मेरा मोटर व्हीकल डैमेज हो गया तो कैशलेस फैसिलिटी के अंदर था मैं. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो क्लेम है, जो भी रिपेयर वगैरह का खर्चा वगैरह लगा होगा, वो जो क्लेम है अगर मैं कैशलेस फैसिलिटी में था तो जिससे भी मैंने करवाया वो सीधे इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल बना देता. इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल बनाता है जिसमें रिपेयर वगैरह कराया गया होगा मोटर कार पे, जो बिल में तो उस पे जीएसटी लगा होगा. तो सवाल उठा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे जो बिल है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जब ये पे कर रही होगी उस गराज वाले को, जिस गराज से मैंने ठीक कराया और वो कवर्ड है कैशलेस फैसिलिटी के अंदर, तो उस पे क्या इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा? पहला सवाल. दूसरा सवाल कि सर समझो मैं कैशलेस फैसिलिटी में नहीं हूं, मैं किसी ऐसे गराज में गया गाड़ी ठीक कराने जिसमें वो कवर्ड ही नहीं है, यानी कि वो कैशलेस फैसिलिटी में नहीं आते, यानी कि यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पैसे देने पड़ेंगे और बाद में इंश्योरेंस कंपनी रिइंबर्स करेगी. दैट इज
अ कैश बेस्ड फैसिलिटी बोल लो, नॉन कैशलेस फैसिलिटी हो गई है, जिसे हम जो ऐसे तरह के गराज होते हैं ना उन्हें नॉन नेटवर्क गराज भी बोलते हैं। नॉन नेटवर्क गराज, जैसे जहां कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है वो नेटवर्क गराज है कि उनके नेटवर्क में आता है, और जो कवर्ड नहीं है वो नॉन नेटवर्क गराज हो गया। तो मैं ऐसे किसी नॉन नेटवर्क गराज के पास गया और उसको मैंने पेमेंट किया, और फिर वो जो पेमेंट मैंने किया उसको रीइंबर्स मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने किया। ऐसी स्थिति में अगेन जो इनवॉइस होता है ना, वो इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ही बनाया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस बनाया जाता है, बट पहले मैं पे करता हूं और फिर इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स करती है। दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शन वर्क्स। मैंने दो ट्रांजैक्शन बताया। पहला ट्रांजैक्शन क्या था कि आपने पैसे दिए ही नहीं, सीधे वो जो नेटवर्क गराज है जो कैशलेस फैसिलिटी का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड है, उसको इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल बनाया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पैसे दे दिए। और दूसरा केस मैंने क्या बताया, वो नॉन नेटवर्क गराज है, यानी जहां पर मैंने पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स करेगी, लेकिन जो इनवॉइस है वो नॉन नेटवर्क गराज इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ही बनाएगा। तो सवाल उठा कि क्या इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा? तो इस सर्कुलर के अंदर बोला गया यस मिलेगा, एकदम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों केसेस में मिलेगा, पहले केस में भी मिलेगा, दूसरे केस में भी मिलेगा, क्योंकि बेयर अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी कर रही है और इनवॉइस भी उसी के नाम पे है। सर अगर इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं है तो नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस होना चाहिए ना, क्योंकि इनवॉइस जिसके नाम पे होता है वही आईटीसी ले सकता है ना। दैट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए डबल ए। वो जब आप पढ़ते हैं तब आपको सबसे पहले यही तो बोला जाता है ना, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए सर, तो वो इनवॉइस उनके नाम पे तो होना ही चाहिए ना। अब इसमें एक दो छोटे मोटे इश्यूज और क्या निकले कि सर खर्चा हुआ था 1 लाख रुपए का, बट क्लेम पूरा नहीं अप्रूव हुआ, क्लेम 70,000 का ही अप्रूव हुआ, 70,000 का, तो भी आईटीसी वो पूरा 1 लाख में ले पाएंगे क्योंकि बिल तो 1 लाख का बना होगा, या फिर वो 70,000 ही ले पाएंगे? तो क्लियर किया गया सर 70,000 ही ले पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो 70,000 ही बेयर किए ना, तो वो तो रेसिपिएंट ही 70,000 के लिए है, तो रेसिपिएंट जितना कंसिडरेशन पे करता है उतनी के ऊपर ही वो आईटीसी ले सकता है, पूरा आईटीसी थोड़ी ले सकता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ क्लियर की है, मैं फटाफट रीड कर लेता हूं। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल सेटल क्लेम्स ईदर इन कैशलेस और रीइंबर्समेंट मोड। जो मैं कैश बेस्ड बोल रहा हूँ रीइंबर्समेंट हो गया। अंडर बोथ मोड्स द इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट फॉर द रिपेयर लायबिलिटी and is responsible for making payment of the approved repair charges to the garage. Invoices are generally issued by the garage in the name of the insurance company. Under reimbursement mode, the insured avails the repair services from non-network garages. With such insurance companies do not have routine business relationship. Said garages issues invoice in the name of insurance company while not extending credit facility for repair cost. मतलब पहले आपको देना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस बना देते हैं। Accordingly, the policy holder makes the payment and subsequently the insurance company reimburses. आगे होगा आपको समझ, मैंने यही बताया था। फर्दर, irrespective of the fact that payment of the repair service to the garage is first made by the insured, which is then reimbursed by the insurance company to the extent of approved up claim cost. जितना approved claim cost reimburse किया होगा उतना, the liability to pay lies with the insurance company and the same is covered in the definition of recipient to the extent of approved repair liability. क्योंकि recipient उतने के लिए इंश्योरेंस कंपनी मान लिया जाएगा ना, क्योंकि कंसिडरेशन तो उसने पे किया, और आपने 2 क्लॉज 93 रेसिपिएंट की डेफिनेशन में बोला होता है जो कंसिडरेशन पे करता है उसी को रेसिपिएंट माना जाता है। कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट रिलेटेड टू सप्लाई और बाय एनी अदर पर्सन। ये भी तो बोलते हैं ना कि भले उसने नहीं पे किया हो, पहले किसी और पर्सन ने भी पे किया हो, तो भी उसे कंसिडरेशन माना जाता है। Moreover, amount availment of ITC on motor vehicle received by the insurance company for outward supply for such motor vehicle is not barred under section 17(5). ये भी क्लियर कर दिया कि सर 17(5) में भी ब्लॉक नहीं है, क्योंकि 17(5) में जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे होते हैं वो तो मोटर व्हीकल के ऊपर सारा क्रेडिट ले ही सकते हैं ना, उनको थोड़ी ब्लॉक्ड होता है, बाकी लोगों को ब्लॉक्ड होता है, आम आदमी को ब्लॉक्ड होता है। इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही यही है, उनको अलाउड होता है। 17(5) में आपने पढ़ा, 17(5) provides that in respect of services of repair of motor vehicle is available when received by a taxable person engaged in the supply of general insurance service in respect of motor vehicles insured by him. Accordingly, it is clarified that ITC will be available in respect of the motor vehicle repair expenses in case of reimbursement mode of claim. कैशलेस में तो था ही, उसमें तो डाउट ही नहीं था ना। डाउट किसमें था कि रीइंबर्समेंट वाले में क्या होगा, तो इन्होंने बोला होगा। Following issues have been clarified. पहला, whether the extent of ITC available to the insurer in case of issue of 2 separate invoice by the garage for repair service, one to the insurance company and another to the customer. भाई ऐसा कह रहे हैं 1 लाख का बिल था जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम तो 70,000 ही देंगे, बाकी 30,000 तो तुम उसी से ले लो क्योंकि क्लेम में कवर्ड नहीं है, तो 2 इनवॉइस बने 30,000 और 70,000। तो सवाल उठा कि भाई 1 लाख पे उनको आईटीसी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को या 70,000 पे मिलेगा? तो बोले ओनली टू द एक्सटेंट, ओनली ऑन द इनवॉइस इशूड टू द इंश्योरेंस कंपनी, खाली उतना ही आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को उतना ही अवेलेबल किया जाएगा। ऐसे ही बोला अगर समझो एक ही इनवॉइस बनाया कवरिंग द फुल अमाउंट ऑफ रिपेयर, पर इंश्योरेंस कंपनी ने खाली क्लेम का अमाउंट ही दिया, मतलब इनवॉइस एक ही बना 1 लाख का इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने दिया ही 70,000, तो भी आईटीसी आपको 70,000 पे ही मिलेगा। इट इज अवेलेबल टू द इंश्योरेंस कंपनी ओनली टू द एक्सटेंट, पूरा थोड़ी दे देंगे हम क्योंकि तुमने बेयर पूरा थोड़ी किया है, जितना बेयर करोगे उतने पे ही आईटीसी मिलेगा। वेदर आईटीसी इज अवेलेबल इफ द इनवॉइस इज नॉट इन इंश्योरेंस कंपनी का नेम,
बोले इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ही नहीं बनाया, तुमने तो जो इंश्योर था उसके नाम पे बना दिया, तो कैसे आईटीसी देंगे हम? तुमने 16(a) वायलेट कर दिया, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो उस केस में हम तुम्हें कैसे आईटीसी दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं आईटीसी देना। ये हमारा लास्ट सर्कुलर था आईटीसी चैप्टर का, जो हमने कवर कर लिया। हमने 7 बड़े अपडेट्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखने थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने हमारा 7th चैप्टर इस पार्ट 4 के सेशन के अंदर कंप्लीट कर लिया है। ये बड़ा चैप्टर था हमारा, जरूरी चैप्टर था और इसमें से ज्यादा वेटेज आता है, इसलिए हमने हर चीज को डिटेल में प्रॉपरली कवर कर लिया है। अब आपके ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं बचे हैं, आपके ज्यादातर अमेंडमेंट्स यहां तक कवर हो चुके हैं। अब आपको दिखने में लग रहा होगा सर अभी तो इतने सारे चैप्टर बाकी हैं, और इन सारे चैप्टर्स में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, प्रोबेबली 1 या 2 सेशंस और लगेंगे, हम उसे आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आपको इस सेशन में कोई भी तरह की डाउट हो, डिफिकल्टी हो, फीडबैक हो, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हम जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी, उसका हमेशा फल मिलेगा, सूनर और लेटर वो हमेशा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बर्बाद हो गई। आप सिर्फ अपने प्रोसेसेस पे ध्यान दें, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचें। प्रोसेसेस पे वर्क करेंगे ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो जाएगा के साथ बस काम करते रहें। इसी तरह से फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।